नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हमने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में समानता के अधिकार थे आर्टिकल 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 और 18 में। उसके बाद में अगला आर्टिकल 19 से शुरू किया था, जो स्वतंत्रता का अधिकार था। उसके तहत 19, 20, 21 और 22 की हमने चर्चाएं कर ली थी। इस क्लास में हम आगे आर्टिकल नंबर 23 से शुरू करेंगे, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आर्टिकल 23 और 24 की बात करेंगे। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 23 व 24 दो आर्टिकल है। अब अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 23 में बताया गया है कि मानव का व्यापार, एक तो मानव व्यापार और एक बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम करवाना, दो चीज़ें हैं। बलात् श्रम जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी आती है, यानी किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवाया जा सकता, परिश्रम नहीं करवाया जा सकता। परिश्रम करवाने के लिए उसको मजदूरी देनी होती है और वो अपनी इच्छा से ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि उसको एक जगह के एक गुलाम बनाकर या दास बनाकर रखा जा सकता है। और मानव व्यापार का मतलब आदमी का व्यापार नहीं किया जा सकता। आदमी ये मानव होने के नाते इनका व्यापार वर्जित है। आर्टिकल 23 में आदमी की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती कि आदमी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। मंडी में जैसे पहले दास प्रथा थी, उसमें दासों को खरीदा और बेचा जाता था, उस प्रकार से इसमें दास प्रथा का एक यही रूप है। मानव व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे दासों को बेचते थे, खरीदते थे, उस प्रकार से आदमी को भी नहीं खरीदा जा सकता। और बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती किसी के साथ में ये काम नहीं करवाया जा सकता जब तक उस आदमी की खुद की यानी व्यक्ति की इच्छा न हो। ये होता है इस शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध का मतलब है कि बाल श्रम किसी से नहीं करवाया जा सकता। बाल श्रम का निषेध यानी कि किसी भी बालक से, किसी भी बालक से बाल श्रम की मनाही है, बाल श्रम की मनाही की है। यानी बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता किसी से भी। बाल श्रम का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनसे किसी खतरनाक कार्य में, जैसे ये खनन का कार्य है और ऐसे कार्य जिसमें बालक का जो बचपन खराब होता है, भविष्य खराब होता है उससे, तो इसी आधार पर ये नहीं करवाया जा सकेगा। यानी उसको 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको खतरनाक कार्यों में शामिल नहीं करवाया जा सकता। घरेलू कामों के लिए वो एक अलग बात होती है। घरेलू काम ही तभी करवाए जा सकते हैं जब उसके शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, यानी उसकी एजुकेशन पूरी चलती रहे। इस आधार पर आप घरेलू कार्य करवा सकते हो। बाकी 6 से 14 वर्ष यानी 0 से 14 वर्ष, मान लो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों से आप जोखिम के कार्य नहीं करवाए जा सकते। ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है। अब अगला भाग शुरू होता है इसी का, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या दे रखा है देखो। जब हम ये प्रस्तावना कर रहे थे संविधान की, उसमें देखा था कि धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इससे पहले ही हमारे पास में संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता पहले से ही दे रखी है। तो वह धर्मनिरपेक्षता का एक ही रूप है, पंथ निरपेक्षता का, यानी किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मान सकता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल दे रखे हैं 25 से लेकर 25, 26, 27 और 28।
ये 4 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत लिखे हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या किया जा सकता है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसको। अंतःकरण की स्वतंत्रता होने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उसके अपने इच्छा अनुसार धर्म को, ये पूजा पद्धति को अपना सकता है। इसमें किसी का ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य आधार है ये, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर धर्म की तरफ से कोई दबाव, की राज्य की तरफ से कोई दबाव नहीं रहेगा कि आपको कौन सा धर्म मानना है और कौन सा नहीं मानना है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी धार्मिक कार्यों में आप व्यवस्था कर सकते हैं। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, इनकी व्यवस्था कर सकते हैं आप। वहाँ पर किसी प्रकार का ये पूजा पद्धति, पाठ वगैरह कर सकते हो। धार्मिक प्रबंधन किसी प्रकार से आप किया जा सकता है। ये आर्टिकल 26 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 27। इसमें है टैक्स में छूट। टैक्स में छूट कैसे है? यदि आप किसी कार्य में, धार्मिक कार्य में अपना ये धन इन्वेस्ट कर रहे हो, धार्मिक कार्यों में धन लगा रहे हो, जैसे धर्मशाला बना रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, मस्जिद बनवा रहे हो, इन कार्यों के लिए यदि अपना ये संपत्ति यानी अपनी पूंजी को लगा रहे हो तो उसके ऊपर ये सरकार की तरफ से टैक्स में छूट दी जाएगी। धार्मिक कार्य में जो संपत्ति लगाई जाएगी उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है। आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 28 ये बताता है कि आप धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हो। धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो और इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। किसी भी प्रकार से आप अपने धर्म के अनुसार उनके शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वालों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। इस प्रकार से ये जो 4 आर्टिकल हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। यानी हमारा देश पहले से, कब से, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय से पंथ निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है कि जो प्रस्तावना में जोड़ा गया 1944वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, ये 76 में, उसके तहत ये बाद में पंथ निरपेक्ष नहीं बने हैं। शुरू से ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा। वो भी किस में है? मूल अधिकारों में है। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी अन्य भाग में लिखा, मूल अधिकारों में है, जो कि चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। संविधान संशोधन के तहत ही चेंज किया जा सकता है, कार्यपालिका आदेश के तहत इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये हो गए आर्टिकल 28 तक। उसके बाद में है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का मतलब देखो, आर्टिकल 28 तक की हो गई थी अपनी बातें। इसमें 29 और 30 आर्टिकल नंबर दे रखा है। इसमें 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति के अंतर्गत दिया हुआ है। आर्टिकल 29 ये बताता है कि व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा कर सकता है, संस्कृति को बनाए रख सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यकों की संस्कृति को दबाने की कोशिश ना करें। जैसे सिख समुदाय में पगड़ी पहनना वो उनकी संस्कृति का भाग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी वो लिखावट, लिपि भी अलग होती है, तो उनको ये बनी रहेगी। इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आपको केवल ये हिंदी या इंग्लिश पढ़नी है या हिंदी या इंग्लिश भाषा ही सीखनी है और लिपि है जो देवनागरी है या रोमन लिपि इन्हीं में लिखना है। ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा में और अपनी लिपि में ये अध्ययन भी कर सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं, और उनकी संस्कृति यानी रहने का और जीवन जीने का जो तरीका है वो भी कायम रहेगा। उसमें सरकार के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अनुच्छेद 30 में, इसमें ये जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं चालू कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। यानी जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें जैसे अल्पसंख्यक भी दो तरह के माने गए हैं, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और एक भाषाई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों की परिभाषा में ये लिखा गया है किसी धर्म विशेष का नाम नहीं होता है उसमें, वो तो बाद में जोड़ दिए जाते हैं कौन कौन से धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया है। अल्पसंख्यक दो तरह के हैं, एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक जो धर्म में जिनकी धार्मिक रूप से संख्या कम होती है, जैसे जैन है, बौद्ध हैं, मुस्लिमों को भी धार्मिक अल्पसंख्यक माने जाते हैं। और एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक जो कम होते हैं भाषा बोलने वाले, उनके लिए तो वो भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा का ये शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिखाया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि उस टाइम जब संविधान बना रहे थे हमारे संविधान निर्माता, तो उन्होंने बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण नहीं किया जा सके, यानी उनकी संस्कृति को खत्म नहीं कर सकें, इसके लिए इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो वो मूल अधिकारों के अंतर्गत जोड़ दिए गए 2 आर्टिकल की कोई भी बहुसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण ना करें और उनकी संस्कृति और उनकी लिपियों का मजाक ना उड़ाएं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भाषाई दबाव ना रहे कि आपको अमुक भाषा या अमुक लिपि का प्रयोग करना हो। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी भाषा और लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। यह है आर्टिकल 29 और 30। उसके बाद में अगला आर्टिकल है 31। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, इसमें संपत्ति का अधिकार। अब सबसे ज्यादा विवादित आर्टिकल यही रहा है, अनुच्छेद 31 सबसे ज्यादा विवादित रहा है क्योंकि सबसे जब संविधान बनाया उस टाइम तो संपत्ति का अधिकार जनता को दे दिया गया कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार है, आर्टिकल 31 के तहत दे दिया गया। और आर्टिकल 19 में भी एक वो जोड़ दिया गया कि आप संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र हैं, खरीदने और बेचने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन जब देश में विकास कार्य करने की टाइम आया तो उसमें दिक्कत ये आ गई कि जैसे रेलगाड़ी की लाइनें बिछानी है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, तो वो जमीन पर ही तो बिछाई जाएंगे और वो जमीन किसानों की होगी, यानी वो जमीन किसी की संपत्ति है। जमीन किसी की संपत्ति और संपत्ति अपना मूल अधिकार है। इस वजह से राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों और जनता के बीच में विवाद का विषय बन गया। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो ये केस हुए हैं, वाद हुए हैं, वो इस संपत्ति के विवाद को लेकर हुए हैं। इसी के लिए बाद में अनुसूचियों में भी संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत 1978 में इसको डिलीट करना पड़ा। 44वां संविधान संशोधन, चवालीसवें संविधान संशोधन के तहत अब ये 1978 है, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300 के तहत, 300A में। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है, वैधानिक अधिकार रहा है, यानी आपकी संपत्ति विधि के तहत ली जा सकती है। पहले तो मूल अधिकार था कि कोई संपत्ति ले नहीं सकता आपकी, लेकिन अब ये रूल बना दिया है कि आपकी संपत्ति कोई भी विधि के रूल के तहत ले सकता है, बिना विधि के तो आज भी नहीं ली जा सकती। ये सबसे ज़्यादा विवादित अनुच्छेदों में से रहा है। अगला आर्टिकल आता है इसमें अनुच्छेद 32। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे कि यदि कोई व्यक्ति या राज्य आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या करोगे, आप कहां जाओगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपके संविधानों को छीनेगा तो उसका उपचार किया जाएगा। यह अनुच्छेद 32 में किया गया है कि यानी आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर आप अपने अधिकारों का हनन होने से बचा सकते हो। यह है अनुच्छेद 32। देखने में तो ऐसा लगता है कि हम तुरंत जाएंगे और कोई भी छोटा मोटा अधिकार अपना हनन हो रहा है, हमें कोई बोलने नहीं दे रहा है, विचार अभिव्यक्त नहीं करने दे रहा है, तो हम इसके तहत
आसानी से अपना काम सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे। लेकिन देखने में जितना आसान है, ये उपयोग करने में उतना ही हार्ड है। कैसे है? सुप्रीम कोर्ट नाम जहां आता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। उनके वकीलों की फीस सुनोगे तो आपका अधिकार उतना भारी नुकसान होगा ही नहीं जितना आपका ये वकील ही वहाँ आपको फीस लेकर आपको वहीं लगेगा कि हमारा अधिकार उतना नुकसानदायक वही नहीं। तो ये आर्टिकल 32 देर का है, लेकिन इसका भी इलाज तभी होता है जब किसी बड़े समूह का यदि अधिकारों का हनन होता है, तब तो आप वहाँ जा सकते हो। बाकी एक व्यक्ति के लिए आप ये अकेला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इसका उपचार करवा लें, अपने अधिकारों का उपचार करवा लें, ये शायद ही संभव है। लेकिन फिर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो आज तक इसका उपयोग किया नहीं है क्योंकि ये सक्षम नहीं है इतने। ये हो गए आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक तो लिखे गए हैं मूल अधिकार। उसके बाद में से पहले 12 और 13 में राज्य की परिभाषा दे दी और उसको यानी मूल अधिकारों को कम नहीं करने वाली विधियों के बारे में बता दिया। उसके बाद में आगे कुछ और अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। जैसे 32 के बाद में एक अनुच्छेद जुड़ा हुआ है आर्टिकल 33। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसमें जो हमारे सैनिक बल होते हैं, जैसे सेना में जितने भी लोग होते हैं, सेना है जैसे जल सेना, थल सेना, नेवी, एयरफोर्स, जो सारी सेनाएं आ गई वो सेना, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों के जवान और जो राज्यों की पुलिस होती है, इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं, ये जो सैनिक होते हैं, अर्धसैनिक बल के होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, इनको मूल अधिकार पूरे नहीं मिले हुए होते हैं। क्योंकि ये देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए संसद के द्वारा इनके कुछ अधिकारों को कम किया गया है। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये इनके ऊपर लागू नहीं होती है। सेना का कोई भी जवान होता है वो बॉर्डर पर खड़ा होकर भाषण नहीं दे सकता, कोई संगठन नहीं बना सकते। ये जैसे यहाँ आम कर्मचारी संगठन बनाते हैं, वैसे ये सेना के जवान, अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस के व्यक्ति हैं, इनको ये मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है। कुछ मूल अधिकारों से, सारे मूल अधिकारों से नहीं, कुछ मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये आर्टिकल 33 में बताया गया है। आर्टिकल 33 के तहत जो सैनिक होते हैं, अर्धसैनिक होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, इनके मूल अधिकारों को कम किया गया है आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 33 में यही बताया गया है कि इनके अधिकार वो नहीं होते हैं जो एक आम नागरिक के होते हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अलग होती है। ये कुछ ऐसे पद पर होते हैं, जैसे आम नागरिक होते हैं वो हड़ताल कर देते हैं, चलते ही समूह बना लेते हैं, और जैसे अध्यापक होते हैं वो हड़ताल कर लेते हैं, और वकील होते हैं वो हड़ताल कर लेते हैं। अब यदि सेना हड़ताल कर देगी, अंदाज़ा लगाओ आप, यदि सेना हड़ताल कर दे तो फिर क्या बचेगा देश में? दूसरा देश तुरंत ही अटैक कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सेना तो अब काम कर नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में इनके अधिकारों को कम कर दिया गया है। अब पुलिस के अधिकार भी कम किए जाते हैं, लेकिन पुलिस के अधिकार होती राज्य सरकार के अंडर में है और इनके अधिकारों को कंट्रोल करने का काम होता है संसद के पास में। ये भी आगे हम चर्चा कर लेंगे। यानी आर्टिकल 33 में सेना, अर्धसैनिक बल होते हैं और जो पुलिस होते हैं, इनके अधिकारों को कम किया गया है। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत, 33 के अंतर्गत ही बताया गया है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में बताया गया किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगाया जाता है किसी क्षेत्र में। मार्शल लॉ को सैनिक शासन बोल सकते हो आप। राष्ट्रपति शासन अलग होता है, सैनिक शासन अलग होता है। मार्शल लॉ के अंदर, मार्शल लॉ में क्या किया जाता है? कोई क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, जैसे दंगे शुरू हो जाते हैं किसी क्षेत्र में, या कोई आपातकालीन स्थिति बन जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसी स्थिति में वहाँ का जो प्रशासन होता है वो सेना के अंडर में आ जाता है। पूरे देश का एक साथ में नहीं दिया जाता। उस क्षेत्र में जहाँ पे अशांति फैलती है या ये दंगे शुरू हो जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस बलों का कंट्रोल, जवानों के कंट्रोल नहीं होता है, यानी साधारण ये जो
पुलिस के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में फिर सेना को बुलाई जाती है वहाँ पर, और सेना सारा वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं, सारे देख रेख खुद ही करते हैं वो। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं मार्शल लॉ का क्षेत्र, जहाँ पर सेना का शासन शुरू हो जाता है, जहाँ पर आतंकवादी जैसी घटनाएं होती हैं या दंगे जैसी घटनाएं होती हैं, ऐसे क्षेत्रों को मार्शल लॉ के लिए लिया जाता है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कुछ मूल अधिकारों में कमी कर दी जाती है। जहां मार्शल लॉ लग गया वहां मूल अधिकारों में कमी कर दी जाती है, यानी उनको पूरे मूल अधिकार नहीं मिले होते हैं। वो बाहर निकलने के लिए भी यदि प्रतिबंध लगा दें कि आपके घर के अंदर रहेंगे तो वहां रहना ही पड़ेगा, वहां मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, घूमने का अधिकार नहीं चलेगा कि हम तो घर से बाहर घूमेंगे, या विचार और अभिव्यक्ति इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, घर के अंदर ही नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसा ये आर्टिकल 34 के अंतर्गत बताया गया है। यानी मार्शल लॉ जहां लगा दिया जाता है जिस क्षेत्र में, वहां पर मूल अधिकारों की कमी आ जाती है आम नागरिकों के लिए। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 35 में बताया गया है कि मूल अधिकारों के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 33 में हमने अभी भी पढ़ा है कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं, सेना के जवान होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, इनके अधिकारों में कमी कर दी जाती है। तो पुलिस आती स्टेट के अंडर में है, यानी राज्यों के सरकारों के अधीन आती है, लेकिन इनके अधिकारों की कमी और वृद्धि करने का काम केंद्र यानी संसद का होता है, न कि राज्य की विधानमंडल का। राज्य की विधानमंडल इनके नियमों में संशोधन नहीं करती है, संसद के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से मार्शल लॉ लगाते हैं, वहां पर भी नियमों में यानी मूल अधिकारों की कमी या वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में ये नियम संसद ही बना सकती है। इस प्रकार से हमने छोटे आर्टिकल शॉर्ट रूप में संसद की शक्ति, इनका हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया है अभी। अब यदि ये याद हो जाएंगे, उसके बाद में इनका डिटेल पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपको याद होता रहेगा। जब तक यदि ये अनुच्छेद इनके शॉर्ट याद नहीं रहेंगे तो आप एक पूरा उसका विवरण पढ़ने में, आपको याद करने में दिक्कत आएगी। अब अगले थोड़ा सा और देख लें। इसमें देखो, मूल अधिकार होते हैं वो देश की जनता यानी नागरिक, देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो नागरिक रहते हैं और साथ में विदेशी भी रहते हैं। विदेशी भी लोग भी देश के अंतर्गत रहते हैं, नागरिक भी रहते हैं और विदेश के लोग भी रहते हैं। अब जो मूल अधिकार हैं वो कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए होते हैं और कुछ मूल अधिकार होते हैं वो विदेशी लोगों को भी मिलते हैं यदि अपने देश के अंतर्गत वो रहते हैं तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ये भी डिवाइडेशन याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं। वो तो नागरिकों को मिलते हैं, केवल नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को वो उपलब्ध नहीं होते हैं। बाकी के जो अधिकार होते हैं वो विदेशी और नागरिकों को मिलते हैं। इनके बारे में देख लें तो नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 आर्टिकल आपको याद रखने, 15, 16, 19, 29 और 30। इनको याद करने के बाद में आपको ज़्यादा इधर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्टिकल केवल नागरिकों को ही मिले हुए हैं, विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं ना। देश के अंतर्गत जैसे आर्टिकल 15 में क्या बात कही गई है, आर्टिकल 15 की बात कर लें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये देश के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के साथ में भेदभाव किया जा सकता है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी, विदेशियों के लिए इसमें प्रतिबंध रहेगा। 19 में है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, घूमने की, बसने की, रहने की, तो विदेशियों के लिए प्रतिबंधित होती है। वो यहाँ आकर भाषण नहीं दे सकते, चाहे जहाँ बस नहीं सकते, चाहे जहाँ घूम नहीं सकते, ये उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध रहते हैं। 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार हैं जो भारतीय लोगों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं होते हैं ये। इस प्रकार से ये भी आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इनके अलावा जो आर्टिकल होते हैं वो सभी के लिए लागू लगभग मिल जाते हैं, यानी नागरिकों और विदेशियों के लिए भी होते हैं। ये चीज़ें आपको इस क्लास में याद हो गई होंगी।
यदि आप इस क्लास को 1-2 बार देखोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम आर्टिकल 12 से लेकर एक एक आर्टिकल का पूरा विश्लेषण करेंगे जो अपने नेट के स्तर की एग्ज़ाम के अंतर्गत काम में आ सके। तो अगली क्लास में शुरू करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर। ये यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।